हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। और आज अपन साइंस की ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं, साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, आपकी बुक्स चेंज होने के बाद ऐसी बुक है, ठीक है। और जो बच्चे बुक्स ले आए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लाए वो जल्दी से जल्दी बुक्स ले आए। और अभी जिनके पास अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में बुक नहीं है, तो हम पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, तो पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को अपन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं लाइन बाय लाइन, मैं पेंसिल से जहाँ पे आपको टच करते लाइन को टच करते करते पढ़ूंगा, आप उस पर ध्यान देंगे और अच्छे से पूरा चैप्टर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। यानी फसल, यानी जो अपन खाते हैं भोजन, तो वहाँ कहाँ से मिलता है, हमें फसलों से मिलता है। तो फसल को उत्पादन कैसे पैदा किया जाता है और उसको कैसे इकट्ठा करके रखें ताकि फ्यूचर में अपन उसको खा सकें, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट ही अपन पढ़ेंगे, जो अगर कुछ लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, तो आप मेरी पेंसिल के साथ साथ चलेंगी, ठीक है। तो वो बताती जाएगी मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं का भोजन का स्रोत क्या है, ठीक है। अपन को सीधा पहले से बचपन से पढ़ते हैं कि पौधे अपना पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हम अपना, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। तो आप जानते हो कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हमें पता है कि अपन जो भोजन खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से अपन हमारे शरीर के बहुत सारे प्रक्रमों, बहुत सारे कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे पाचन, खाने को पचाना, श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन, बॉडी के जितने भी वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं द्वारा से ही प्राप्त करते हैं। तो अपना भोजन अपन किससे प्राप्त करते हैं, सिर्फ पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर जंतु खाते हैं। जो शाकाहारी हैं वो पौधों से प्राप्त करते हैं, और जो मांसाहारी है वो पौधे और जानवर दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे चलें अपन, ठीक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है, ठीक है। अब आपको पता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो भोजन की आवश्यकता भी क्या है, ज़्यादा। इसलिए अच्छी तरीके से भोजन का उत्पादन किया जाए, अच्छी मात्रा में उसका प्रबंध किया जाए ताकि भोजन खराब ना जाए, और बराबर मात्रा में उसका वितरण किया जाए ताकि हर इंसान को अच्छे से भोजन मिल सके, जरूरी है। इसके लिए कुछ कृषि पद्धतियाँ होती हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब आता है हमारा नया वर्ड फसल। फसल क्या होता है कि जब एक ही तरह के पौधे बहुत बड़ी ज़मीन में उगाए जाएं, जैसे गेहूं की फसल होती है, उसमें सारे पौधे किसके होते हैं, गेहूं के होते हैं। सरसों की फसल में सारे पौधे किसके होते हैं, सरसों के होते हैं। तो जब एक ही तरह के पौधे बहुत बड़ी ज़मीन में उगे तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसा कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। यानी क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, ठीक है, हमारा देश क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो हमारा देश क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसमें अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब मौसम के हिसाब से फसलों को दो वर्गों में बांटा दिया। पहला खरीफ फसल, तो वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाए उसे खरीफ फसल कहते हैं, जो बारिश के टाइम पे बोई जाती है, ठीक है। भारत में वर्षा ऋतु कहाँ पे होती है, जून से सितंबर तक। जून में वर्षा ऋतु चालू हो जाती है और सितंबर में ख़त्म होती है। उस टाइम पे इन फसलों को काटा जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी क्या है, खरीफ फसलें हैं। अगला आता है रबी फसल। तो वे फसल जो शीत ऋतु मतलब सर्दियों के टाइम पे बोई जाए, यानी अक्टूबर के टाइम पे बोई जाए और मार्च तक काटी जाए, तो इनको रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों,
अलसी, रबी फसल आदि उदाहरण है। तो गेहूं भी अपन सर्दियों के टाइम पे उगाते हैं, मटर भी, तो ये सारी क्या है, रबी फसल है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां हैं जो ग्रीष्म यानी गर्मियों में भी उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अतः कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब हमें पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ, यानी फसल को उगाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। अब ये हमारी कुछ कृषि पद्धतियाँ हैं। मिट्टी को तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई, फिर बोते हैं, खाद बीज बोते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक, खाद उसमें डालते हैं ताकि अच्छे से फसल उगे, सिंचाई, बार बार पानी देते हैं, खरपतवार से सुरक्षा, जो अनवांटेड चारा होता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं, जो फसल के लिए ख़राब होता है, उस चारे को निकालते हैं, कटाई करते हैं, फिर जब फसल पक जाती है तो कटाई करते हैं, फिर भंडारण, जब उसको निकाल लेते हैं अनाज को अपन, तो उसको भंडार में इकट्ठा करके रखते हैं। तो इन सारी पद्धतियों को अपन डिटेल में आराम से पूरा बिल्कुल संक्षेप में पढ़ेंगे। मिट्टी, सबसे पहला काम है हमारा मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना एवं इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसको पोला बनाया जाता है। पोला मतलब जो अंदर से अंदर बहुत सारे छेद हों और आसानी उसके अंदर जड़ें जा सके। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। ठीक है, तो इससे हमारे जब अपन मिट्टी को तैयार करते हैं तो मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे जड़ें आसानी से अंदर चली जाती हैं, और क्योंकि अंदर जगह होती है तो वहाँ पे हवा भी चली जाती है, तो जड़ें आसानी से सांस भी ले सकती हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। बहुत सारे केंचुए और छोटे छोटे जीव उसमें बढ़ जाते हैं, और बढ़ने से जमीन की उपजाऊता क्या होती है, बढ़ती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, मिट्टी को और पोला कर देते हैं और इसमें ह्यूमस मतलब नमी पैदा करते हैं, जिससे फसल हमारी अच्छे से उगे। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों? तो एक तो अपन ने पढ़ लिया कि पोला करने से जड़ें आसानी से जाती हैं और उसको श्वसन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। तो मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जड़ें लेती हैं, जैसे खनिज लेती है, जल लेती है, वायु लेती है, या कुछ और बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। और पोली मिट्टी से क्या होता है, अच्छे से उसमें जड़ें जाती हैं। तो ये खनिज, जलवायु ये आसानी से ऊपर की सतह में आ जाएंगे जब अपन मिट्टी को तैयार करेंगे, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों के लिए वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पोला करने से सारी काम की चीज़ें मिट्टी में ऊपर आ जाती हैं, तो और ऊपर वाली सतह में फिर जड़ें आसानी से उनको काम में ले सकती हैं। मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब देखो, जुताई कहलाती है, इसे हल चलाकर करते हैं। तो मिट्टी को उलट पुलट किससे करते हैं, हलों से करते हैं, जिसकी प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। ये मिट्टी अत्यंत सूखी है जो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो मिट्टी अगर ज़्यादा गाढ़ी हो तो हल चलाने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको पहले पानी देके मिट्टी को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। कई बार हल चलाने पे बड़े बड़े मिट्टी के डंठल बन जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल होता है एक लकड़ी का बना होता भारी चीज़, जिसको फेरते हैं, जोतने के बाद उसके ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर फेरते हैं, तो उससे वो बड़े बड़े डंठल टूटकर मिट्टी पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत में को समतल करना आवश्यक है, और पाटल से फिर ज़मीन भी हमारी समतल हो जाएगी, जिससे आसानी से अपन बीज बो सकते हैं, आसानी से उसकी सिंचाई भी कर सकते हैं। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दिया जाता है। जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो कभी कभी खाद भी देते हैं, ताकि जब अपन उसको मिट्टी को उलट पुलट करें तो उसमें अच्छे से खाद भी मिक्स हो जाए। ठीक है, अब अपन कुछ कृषि औजार पढ़ेंगे जो हमारे काम में आते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। एक अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा
करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो ठीक है, मिट्टी को मतलब उलट पुलट यानी बुआई करने के लिए, जुताई बुआई करने के लिए कुछ औजार हैं, जैसे पहला है हल, दूसरा कुदाली, तीसरा कल्टीवेटर। इस कार्य में का उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख औजार हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जैसे ये अपना प्राचीन हल बता रखा है जो 2 बैलों द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक है, अब अपन पहला पढ़ते हैं हल। सभी तीनों औजारों को अपन आराम से पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। तो प्राचीन काल से ही, जैसा अभी अपने बैलों वाला हल देखा, तो इसको मिट्टी को जुताई करने, खोदने, उसमें खाद मिलाने, खरपतवार उसका चारा निकालने और मिट्टी को खुरेचने, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम आता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है और बैलों की जोड़ी द्वारा अन्य पशु जोड़ी या फिर अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। आप देख ही चुके हैं मेरे डायग्राम में, ये ऐसा होता है अपना हल। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करें, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। एक तिकोनी पत्ती होती है ऐसे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फाल। ठीक है, इसका एक मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिससे हल शेफ्ट कहते हैं। एक भाग हल शेफ्ट कहलाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक इनको तो बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या लगा होता है, हमारा हल लगा हुआ होता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी को सरलता से चला सकता है। एक आदमी एक जोड़ी बैलों के साथ आसानी से इस हल को चला सकता है। आजकल लोहे के हल आ गए हैं क्योंकि लकड़ी क्या होती है, कम टाइम में खराब हो जाती है। ठीक है, कुदाली अगला हमारा है। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये भी हल जैसा ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ज़्यादा लोहे से बना होता है। इसमें एक प्लेट लगी हुई होती है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे के में लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट। आगे पेज टर्न करते हैं अपन, आराम से कर लेंगे। प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये ऐसा होता है, एक तरफ ब्लेड होती है और ये पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये भी हमारा हल की तरह ही होता है। अब अगला आता है इंपॉर्टेंट, कल्टीवेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्टीवेटर, आपने जैसे ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कल्टीवेटर कहते हैं। ये अपन ने सबने देख रखा होगा। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है क्योंकि काफ़ी जगह में एक साथ हल मतलब ज़मीन को खोद देता है, तो इसलिए टाइम भी बचता है और लोगों की भी आवश्यकता कम होती है, तो पैसा भी बचता है। चलो ये तो पहला बात हो गया, मिट्टी को तैयार करना। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे। हमारा दूसरा कृषि पद्धति है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये भी फसल को उगाने वाला जो जितना भी अपना पूरा प्रोसेस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाला साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। कि बीज जब आप बोगे तो ऐसा नहीं है कोई से भी बीज बो दो, आपको अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेना आवश्यक है। अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेंगे तो फसल भी हमारी अच्छी, तंदुरुस्त, एकदम अत्यधिक मात्रा में पैदा होगी। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें जल के ऊपर तैरने लगती हैं। बीज पानी में जब अगर हम, जैसे अब इसमें क्या दे रखा है कि अगर मान लो आपके किसान बीज लेकर आया, उसमें कुछ अच्छे बीज है, कुछ खराब बीज है। अब खराब बीजों को निकालना ताकि फसल में वो खराब बीज बुआई में ना जाए, तो क्या करता है, सारे बीजों को पानी में डुबो देता है। अब जो बीज खराब होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं और खोखले बीज जैसे डुबोते हैं तो वो कहाँ आते हैं, ऊपर आ जाते हैं और अच्छे वाले बीज पानी में नीचे डूब जाते हैं। और फिर खोखले वाले बीजों को ऊपर ऊपर की सतह से निकाल सकते हैं और फिर पानी से निकालकर भारी जमे हुए बीजों को निकालकर सुखाकर बोया जाता है। ठीक है, अच्छे एवं स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है जो मैंने आपको बताई। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखो बीज बोने के लिए भी अब अपन जुताई के कुछ औजार देख लिए, हल, कुदाल और कल्टीवेटर पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन कुछ औजार पढ़ेंगे बीज बोने वाले। कुछ परंपरागत औजार यानी प्राचीन टाइम से यूज हो रहे हैं। परंपरागत रूप में बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। देखो ये कीप है, ये हल के साथ ही जुड़ा होता है। एक कीप होती है, इसके अंदर ये व्यक्ति क्या करता है, बीज छोड़ता जाता है और यहाँ पे अंदर तीन पाइप होते हैं, 1 2 3 पाइप, और इन तीनों पाइप में वो बीज जाते जाते ज़मीन के अंदर जाते जाते हैं और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी भी जैसे बीज मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी भी उनके ऊपर आ जाती है ताकि वो अंदर दब जाए और ऐसे बुआई की जाती है। ठीक है, बीजों को कीप के अंदर डालने
पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है, जो मैंने आपको बता दिया। यह सिरे मिट्टी को बेध कर बीज को स्थापित करते हैं। तो ये सिरे क्या करते हैं, मिट्टी को चीर कर उसमें बीज डालते जाते हैं, ठीक है। और बीज डालने के बाद क्या करते हैं, उसको बंद भी करते जाते हैं ताकि बुआई अच्छे से हो जाए। अगला औजार है सीड ड्रिल। ये हल ही होता है एक तरह से। हल के अंदर साथ में यहाँ पे क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक बॉक्स होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या डालते हैं अपन, हमारा जैसे बीज डाल देते हैं और वो बीज इन पाइप्स के थ्रू इन हलों के पास में चला जाता है। और जैसे ये मिट्टी को चीरते हैं तो इन पाइप्स के थ्रू उस चीरी हुई मिट्टी में क्या हो जाता है, बीज जाके गिर जाता है और फिर बंद हो जाता है, और बंद होने से अच्छे से बुआई होती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी, एक तो दूरी बीजों में क्या होगी, बहुत बराबर होगी, और बीज एकदम अच्छे से ढक जाते हैं, ज़्यादा गहराई पे नहीं जाते। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रुका जाता है। और अच्छी गहराई पे अगर जाके रुक जाएंगे तो पक्षी उसको खोद कर निकाल के खाएंगे नहीं और हमारी फसल कम नहीं उगेगी। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय, श्रम और दोनों ही बचता है। हाँ, तो सीड ड्रिल ये ट्रैक्टर से चलती है तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है, ठीक है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए कई बार क्या होता है, बीज अपन ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। अगर पौधे ज़्यादा भी अगर अपन ने उगा दिए तो उससे क्या होगा, एक दूसरे की पोषण की शक्ति उनकी खत्म हो जाएगी, वो एक दूसरे की पोषण को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके बीच में उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, अगर पौधे मतलब बराबर दूरी पर होंगे तो सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलेगा। पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में होता है, पोषक तत्व और जल अच्छी मात्रा में मिलेगा। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो अगर ज़्यादा उग भी गए हैं, जैसे मानो ज़्यादा हो गए, तो उनको कम घना करने के लिए उसमें से कुछ पौधे क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पौधे कम उग गए तो उनको वापस सही मात्रा में करने के लिए कुछ बीज नए भी बोए जाते हैं। अब अगर हमारा अगला पार्ट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। हमने मिट्टी तैयार कर ली, बुआई कर दी। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे वो बीज फूट कर निकलने लगेंगे तो उसमें अपन खाद और उर्वरक डालेंगे। खाद क्या है, जो गोबर से बनने वाला होता है वो खाद कहते हैं, और जो फैक्ट्रीज में बनता है उसे क्या बोलते हैं, उर्वरक, ठीक है। दोनों पदार्थ हैं, जैसे यूरिया एक उर्वरक है और गोबर अपन जो डालते हैं वो क्या है, एक खाद है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। यानी मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें मिलाती हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनिज मिलता है मिट्टी से और इससे पौधे अच्छे से उगते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ने जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होगा। तो अगर अपन एक ही जगह पे बार बार खेती करेंगे तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और उससे हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं बचेगी। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में क्या डालता है, खाद। कि बार बार एक ही जगह फसल उगा रहा हूँ और कुछ पोषक कम हो गए तो मैं अलग से खाद लाकर उसमें डालता हूँ ताकि वो उन पोषकों की क्या हो जाए, कमी पूरी हो जाए। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर होते हैं। अगर आपने खाद सही मात्रा में नहीं दिया तो जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, यानी जीवों के अपशिष्टों से बनता है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। अब ये खाद बनता कैसे है कि जितने भी इंसानों के, जानवरों के या पौधों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में, सड़ने के लिए, गलने के लिए, अपघटन मतलब गलने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन से कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, उसमें कुछ जीव पैदा होते हैं जो उसका अपघटन करते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने वर्मी कंपोस्टिंग क्लास 6 में पढ़ रखी होगी कि उसमें क्या करते हैं, अपन एक गड्ढा डालते हैं और उसमें खुद ही कुछ कीटाणु डाल देते हैं और वो कीटाणु उसको गलाकर खाद में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब ये बात हो गई खाद की। अब उर्वरक क्या है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। खाद में हर तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक एक ऐसा केमिकल बोल लो आप जो फैक्ट्री में बनता है, एक रासायनिक पदार्थ जिसमें किसी एक विशेष प्रकार के पोषक ही पाए जाते हैं, ठीक है। वे सारे तरह के नहीं पाए जाते, उसको बनाए इस हिसाब से जाता है कि बस जैसे मान लो इसमें आयरन की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई ज़मीन में, या किसी और की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो उसके हिसाब से ये बनाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन किया जाता है और वो के कुछ उदाहरण है यूरिया, जैसे गेहूं के टाइम पे डालते हैं यूरिया, देखोगे वाइट वाइट दाने होते हैं। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, ये कुछ ऐसे
हमारे उर्वरकों के नाम है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। गेहूं की फसल में अपन बहुत सारे उर्वरक डालते हैं, धान में, तो इससे फसल हमारी अच्छी मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। उर्वरक अच्छे तो हैं शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए, लेकिन लंबे टाइम के लिए ज़मीन के लिए उर्वरक बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ये हमारी ज़मीन की उर्वरता को ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी में रह जाते हैं, जिससे उसकी उपजाऊता कम हो जाती है। और ये जल प्रदूषण भी करते हैं। कैसे कि मान लो कोई एक खेत है, उसमें अपन ने खाद डाल दिया, ठीक है, अब उस खेत के पास में एक तालाब है। अब जैसे बारिश होगी तो खेत में पानी गिरेगा और वो पानी बहकर किस में जाएगा, तालाब में। तो सारा पानी में मिला हुआ जो उर्वरक है वो भी पानी में चला जाएगा, और पानी के जीव जंतु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी जहरीला हो जाएगा, ठीक है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगर अपन ज़्यादा खाद यूज़ करेंगे, उर्वरक नहीं करेंगे, तो उससे जल को शोषण, मतलब जल को, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, और सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहते हैं। इसलिए उर्वरक ज़्यादा अच्छे नहीं है, और खाद ज़्यादा अच्छा होता है ज़मीन के लिए। मिट्टी में पोषकों की क्षतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। एक तरीका हो रहा है फसल चक्रण। एक बार आप एक फसल उगाओ, अगली बार दूसरी तरह की फसल, अपोजिट फसल उगाओ। जैसे मान लो एक फसल एक प्रकार का पोषक तत्व इसमें इस्तेमाल कर लेगी, तो अपन ने विपरीत अगर दूसरी तरह की फसल उगाई, तो दूसरी बार में क्या होगा, वो जो कम हो गया वो पोषक तत्व बढ़ जाएगा, और जो ऐसा पोषक तत्व जो उसमें से काम में नहीं लिया गया है वो काम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक फसल ने नाइट्रोजन ले लिया ज़मीन से और फॉस्फोरस बढ़ा दिया, तो दूसरी फसल ऐसी उगाएं जो फॉस्फोरस को ले ले और नाइट्रोजन बढ़ा दे। तो इसे कहते हैं फसल चक्रण। अलग अलग तरह की फसल उगाना हर साल। यह एक फसल के बाद एक खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी। पहले क्या होता था, एक साल के आधे टाइम में तो चारा उगाते थे और आधे टाइम में गेहूं। तो जब गेहूं उगाते थे तो एक तरह का पोषक तत्व उसमें से काम में आ जाता था, और जब चारा उगाते थे तो दूसरी तरह का पोषक तत्व उसमें से काम में आता था। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता है। जब चारा उगाते हैं, गेहूं क्या करता है, नाइट्रोजन ले लेता है, और जब चारा उगाते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को वो वापस क्या कर देता है, चारा पूरी कर देता है। तो इस तरीके से पुनः चक्रण किया जाता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, और सरकार ने भी कहा कि आप ऐसा करिए, जिससे आपकी फसल का उत्पादन कैसा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हाँ, अब राइजोबियम बैक्टीरिया आपने पीछे पढ़ लिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। अब देखो चारा नाइट्रोजन की मात्रा कैसे बढ़ाता है, तो सिंपल सी शब्दों में समझेंगे। नाइट्रोजन की वो चारे की जड़ों में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम है, और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को सिंपल रूप में कन्वर्ट करके ज़मीन में डालते हैं, जिससे ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये उर्वरक और खाद के कुछ अंतर है, आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अगला है खाद के लाभ। खाद के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो अपन ने पहले बता दिया, खाद अच्छा होता है और उर्वरक ज़मीन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ज़्यादा खाद इस्तेमाल हो गए तो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे मिट्टी भूरी भूरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता हो जाता है। मिट्टी पोली हो जाती है, पोली होने से अंदर गैसेस अच्छी तरीके से जा सकती है। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वो जीवाणु जो ज़मीन के लिए अच्छे होते हैं, जो उसको उपजाऊ बनाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। ये जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी का गठन हो जाता है, मिट्टी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और सिंचाई, या फिर आगे सिंचाई वाला जो हिस्सा है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। और जिस बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें आपके होमवर्क की, तो आपको जो पिछले वाले पन्ने पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 का क्या वर्क है,
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में फाइंड आउट करने हैं, अभी कॉपी में नहीं करने हैं, ये फाइंड आउट करने हैं, अगली बार अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। और एक होमवर्क है कि आपका बचा हुआ जो पार्ट है वो भी आपको पढ़ के रखना है, ताकि जब आपकी अगली साइंस की क्लास हो आपको अच्छे से समझ में आए। तो सभी बच्चों को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जब भी आपकी स्कूल स्टार्ट होगी तो आपका होमवर्क भी चेक होगा और आपके टेस्ट भी होंगे, तो अच्छे से लाइटली ना लें, अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ें। और कोई भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, कहीं नहीं है, आपके पास है, आपकी सारी दिक्कत हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास लेने के लिए। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं।